मान लीजिए इंडिया में किसी स्टेट के बारे में आप पढ़ रहे हैं, सपोज दैट कश्मीर में कुछ घास का मैदान है जैसे, और कुछ जगह का नाम है जैसे गुलमर्ग हो गया, सोनमर्ग हो गया, इस तरह से। तो वहाँ पे याद करने का एक तरीका होता है कि मर्ग जैसे आएगा वैसे हम लोग जम्मू कश्मीर के बारे में चर्चा करेंगे, है ना। ताल जैसे आएगा वैसे हम लोग उत्तराखंड की चर्चा करेंगे। तो ये सब चीज़ आपको ध्यान में रखना है। और जैसे एक स्टेट का देखिएगा, किसी कोई भी टॉपिक का, एक स्टेट में अगर झील के बारे में चर्चा कर रहे हैं तो तुरंत चाहिए इंडिया के हर स्टेट में कि क्या कहीं और ऐसा झील है, चाहे वो नैनीताल का हो, चाहे सामर हो, चाहे पुलिकेट हो, चाहे लोकटक है, जो भी ये सब है, वेमनाड है, वो सारे झील के बारे में आपको वहाँ उसी समय देख लेना है। पॉलिटी को अगर कम समय में रिवीजन करना है तो कुछ नहीं, आप उसका आर्टिकल को पढ़ डालिए एक बार। जैसे आप आर्टिकल को पढ़ना शुरू कीजिएगा, पूरा आर्टिकल में आपका पॉलिटी का लगभग 70 to 80% क्वेश्चन छिपा हुआ है। तुरंत पॉलिटी का, राष्ट्रपति का निर्वाचन का प्रक्रिया एक नजर में देखिएगा, वो आपको रिकॉल हो जाएगा। यहां मेरा ये कहना है, कम समय में आप अधिक कैसे आउटपुट ले सकते हैं, और इसके लिए सबसे अच्छा चीज है एक दिन में एक सब्जेक्ट को आप रिकॉल कर सकते हैं। रिकॉल करने के लिए, आपको रटने के लिए हम नहीं कह रहे, सिर्फ एक बार फ्रेश अप होना, आपको देखते रहना है, पॉजिटिव माइंड रखना है। और एक चीज ध्यान रखिएगा, प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन बैंक है वो बहुत आधार होगा। अब तो मैं नहीं कहूंगा कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्श्चन को आप देखें, लेकिन चूंकि आप देख चुके होंगे, आपको रिवीजन करने में ये सुविधा होगा। इसी तरह जैसा कि गोस्वामी सर ने भी बताया कि 71वें बीपीएससी के लिए हमें ये 10 दिन में क्या स्ट्रेटेजी रखना चाहिए, इस पर हमको चर्चा करने के लिए बुलाया गया है। मैं सिर्फ ये बताना चाहूँगा कि आप जितना जानते हैं उसको किस रूप से एग्ज़ामिनेशन के दिन सही ढंग से प्रेजेंट करना है, कैसे प्रस्तुत करेंगे, इस पर आपको विचार करना चाहिए। मेरा सलाह है कि आप नया से कुछ भी नहीं देखें, जो जानते हैं बस उसी को आप रिवीजन करें। अधिकतर लोग इस समय क्या करते हैं कि दिन रात एक कर देते हैं, अलग अलग टॉपिक्स को पढ़ना शुरू करते हैं, अलग अलग चीज़ों को, अलग अलग बुक्स को अलग अलग मटेरियल को देखना चाहते हैं। मेरा ये कहना है कि इस समय जो भी आप पढ़ें उसी का आप रिवीजन करें। जैसा कि इन्होंने चर्चा किया कि हिस्ट्री से क्वेश्चन ज़्यादा आता है, आपको ध्यान रखना है, हिस्ट्री को 3 पार्ट में बांट दीजिए, एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न। आपको ये देखना है, जब प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बैंक देखे होंगे तो मॉडर्न से ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है, इसलिए इसका रिवीजन आप ज़्यादा समय दें। मिडिवल से कंपैरेटिवली कम पूछता है, तो दोनों मिला करके आप इसका समय उतना दें जितना आप अकेले मॉडर्न में दे रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं ये ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, कितना पढ़ रहे हैं ये इंपॉर्टेंस नहीं है। अगर मॉडर्न में आपने पढ़ा, उसमें भी आप देखे होंगे प्रीवियस ईयर कोई क्वेश्चन बैंक में कि उसमें किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। जैसे 1857 का अगर आप टॉपिक लेंगे तो वहाँ से 1 या 2 प्रश्न निश्चित तौर पर पूछता है। जैसे सोशियो पॉलिटिकल जो मूवमेंट है उससे 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन निश्चित तौर पर पूछता है। जैसे फ्रीडम स्ट्रगल में 1905 से लेकर 1947 तक का क्वेश्चन निश्चित तौर पर पूछता है। जैसे प्रेजेंट जो मूवमेंट है उससे क्वेश्चन पूछता है, एजुकेशन है उससे क्वेश्चन पूछता है। तो आपको उसी टॉपिक पर विशेष रूप से सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करना है। आपको ये देखना है कि एक दिन में मॉडर्न इंडिया को आप कितना चैप्टर रिवीजन कर सकते हैं, एकदम सीक्वेंस में पढ़िए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो एक दूसरे से कोरिलेट होता है। अगर आप 1905 की घटना को पढ़ रहे हैं तो जब तक आप 1900 ईस्वी या 1885 ईस्वी के सीन को नहीं समझिएगा तब तक 1905 के बारे में आप सही ढंग से नहीं कर पाएंगे। तो मेरा ये कहना है कि आपको रिवीजन करने पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए और उसमें भी सेलेक्टेड टॉपिक को सबसे पहले कवर करना चाहिए ताकि आपका कोई क्वेश्चन छूट ना पाए। दूसरा चीज़ क्या है, जब हम ज्योग्राफी पर चर्चा करते हैं इसमें भी हम लोग देखते हैं कि इंडियन ज्योग्राफी है और वर्ल्ड ज्योग्राफी है। वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी दोनों ज्योग्राफी का अगर आप सही ढंग से रिवीजन करना चाहते हैं तो सबसे ज्यादा आपको जो फोकस करना है वो है मैप का। मैप में देखिए जो चीज पढ़ रहे हैं, जैसे मान लिया जाए ग्रासलैंड आप पढ़ रहे हैं, ग्रासलैंड में एक सिंपल सा एग्जांपल पूछता है कि किस देश में कौन सा घास का मैदान है। मैं एक एग्जांपल देता हूं, ग्रासलैंड में एक नाम देता हूं मैं, ग्रांड चाको, ये किस देश में है। अगर ऐसा प्रश्न पूछ दिया गया, आंसर उसका आप जानते होंगे ब्राजील है, तो आपको मैप में सिर्फ ब्राजील के बारे में ध्यान रख लेना है कि वो ब्राजील
किस चीज के लिए फेमस है? आप सिर्फ देख रहे हैं घास का मैदान, लेकिन जैसे आप ब्राजील में जाइएगा, उस पॉलिटिकल मैप में और उस फिजिकल मैप में आप ये देखिएगा कि ब्राजील का कुछ यूनिक चीज है। क्या क्या है? जैसे फेजेंडा का मिलेगा, वहां पे नाम मिलेगा, ठीक है। तो जब आप फेजेंडा देखिएगा कि वो कहवा का बगान है। इसी तरह से साओ पाउलो है, उसका नाम मिलेगा। तो कुछ चीजें ऐसा है कि जब एक स्टेट में आप एक कंट्रीज में अगर आप जा रहे हैं, तो वहां सिर्फ एक चीज के बारे में नहीं, बल्कि उससे सराउंडिंग जितने भी चीजें हैं वो तुरंत रिकॉल हो जाएगा। सेम अगर आप ऑस्ट्रेलिया में जा रहे हैं, तो वहां पे घास का मैदान आपको मिलेगा, डाउन्स। तो आपने जब डाउन्स देखा तो देखिए कि और ऑस्ट्रेलिया में ऐसा क्या क्या चीज, चूंकि वो तुरंत लोकेट होगा, सिर्फ आप डाउन्स नहीं देख रहे हैं। तो जब ऑस्ट्रेलिया में देखिएगा तो वहां देखने को मिलेगा कि यहाँ कालगुरली का भी सोना का खान है, वो भी मिलेगा। एक बार हमें याद है यूपीएससी का जब हम लोग एग्जाम फेस कर रहे थे, तो 4 कंट्री का नाम दे दिया था, कैनबरा, सिडनी, मेलबोर्न और एडिलेड। ये सीक्वेंस में उसको दिखाना था कि ये लोकेट वहां पे आप कर देता है कि ए बी सी डी, और आपको यहाँ पे ऑप्शन में दे दिया है कि कौन सा स्थान में कहाँ है, उसको आपको लोकेट करना है। तो मेरा ये कहना है कि टेक्निकल वे में आपको पढ़ना है, रिवीजन करना है। मैप को देखिएगा तो वो जो चीज़ पढ़ रहे हैं उसको मैप के माध्यम से आप पूरा कर सकते हैं। इसी तरह से अगर इंडियन ज्योग्राफी की बात करते हैं, चूंकि जनरली जो भी हम ज्योग्राफी में फैक्ट पढ़ेंगे तो वो मैप से कोरिलेट होगा। मान लीजिए इंडिया में किसी स्टेट के बारे में आप पढ़ रहे हैं, सपोज दैट कि आपने पढ़ा कि ये जम्मू कश्मीर में कुछ घास का मैदान है, जैसे और कुछ जगह का नाम है, जैसे गुलमर्ग हो गया, सोनमर्ग हो गया, इस तरह से। तो वहाँ पे याद करने का एक तरीका होता है कि मर्ग जैसे आएगा वैसे हम लोग जम्मू कश्मीर के बारे में चर्चा करेंगे, है ना। ताल जैसे आएगा वैसे हम लोग उत्तराखंड की चर्चा करेंगे। तो ये सब चीज़ आपको ध्यान में रखना है। और जैसे एक स्टेट का देखिएगा, किसी कोई भी टॉपिक का, एक स्टेट में अगर झील के बारे में चर्चा कर रहे हैं तो तुरंत चाहिए इंडिया के हर स्टेट में कि क्या कहीं और ऐसा झील है, चाहे वो नैनीताल का हो, चाहे सामर हो, चाहे पुलिकेट हो, चाहे लोकटक है, जो भी ये सब है, वेमनाड है, वो सारा झील के बारे में आपको वहां उसी समय देख लेना है। इससे क्या होगा, कम समय में आप अधिक से अधिक चीज को देखना शुरू करेंगे। अगर आप पॉलिटी की बात करते हैं तो पॉलिटी में जनरली सभी लोग क्या करते हैं कि शुरू से लेकर लास्ट तक पढ़ते हैं। मेरा एक सबसे अच्छा सलाह क्या है, पॉलिटी को अगर कम समय में रिवीजन करना है तो कुछ नहीं, आप उसका आर्टिकल को पढ़ डालिए एक बार। जैसे आप आर्टिकल को पढ़ना शुरू कीजिएगा, पूरा आर्टिकल में आपका पॉलिटी का लगभग 70 to 80% क्वेश्चन छिपा हुआ है। इसलिए मेरा कहना है एक बार सिलसिलेवार ढंग से आप पॉलिटी के आर्टिकल को देखें, उसमें भी सिलेक्टेड है। अब जैसे मान लीजिए हम लोग करेंगे चर्चा भारत और संघ राज्यों का एक मिश्रण है, तो इसको आर्टिकल 1 में किया गया। फिर आर्टिकल 2 की जरूरत नहीं है। आर्टिकल 3 में हम लोग देखेंगे कि अलग अलग राज्यों का उल्लेख मिलता है। फिर 4 का जरूरत नहीं है। 5 से 11 तक नागरिकता का उल्लेख मिलता है। 12 से 35 तक फंडामेंटल राइट का उल्लेख मिलता है। 36 से 51 तक डीपीएसपी का उल्लेख मिलता है। तो ये जो हमने सीक्वेंस में बताया, आप उसके अकॉर्डिंग चलिएगा और उसमें जो जो उल्लेख है उसी का आप एक बार रिवीजन कर डालिएगा, तो सारा चीज जो पॉलिटी में आप पढ़ेंगे चैप्टर में, वो सबका रिकॉल हो जाएगा आपका आर्टिकल में। आप जैसे उठाइएगा आर्टिकल 52, संघ कार्यपालिका का उल्लेख मिलता है, राष्ट्रपति का उल्लेख मिलता है। 53 कार्यपालिका शक्ति का उल्लेख मिलता है। 54 निर्वाचन का उल्लेख मिलता है। 55 निर्वाचन की प्रक्रिया का उल्लेख मिलता है। तो ये जो सीक्वेंस में चलिएगा, जैसे आपने चर्चा किया कि निर्वाचन की प्रक्रिया, तो तुरंत आपके दिमाग में आएगा ये प्रक्रिया क्या होता है। तुरंत पॉलिटी का, राष्ट्रपति का निर्वाचन का प्रक्रिया एक नज़र में देखिएगा, वो आपको रिकॉल हो जाएगा। यहाँ मेरा ये कहना है, कम समय में आप अधिक कैसे आउटपुट ले सकते हैं, और इसके लिए सबसे अच्छा चीज़ है एक दिन में एक सब्जेक्ट को आप रिकॉल कर सकते हैं। रिकॉल करने के लिए, आपको रटने के लिए हम नहीं कह रहे, सिर्फ एक बार फ्रेश अप होना, आपको देखते रहना है, पॉजिटिव माइंड रखना है। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन बैंक है वो बहुत आधार होगा। अब तो मैं नहीं कहूँगा कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को आप देखें, लेकिन चूंकि आप देख चुके होंगे, आपको रिवीजन करने में ये सुविधा होगा। इसी तरह से अगर हम इकोनॉमी की बात करते हैं, इकोनॉमी में हम देखेंगे कि लगभग 60% से 70% ऐसे प्रश्न होते हैं जो करंट बेस्ड होता है। अगर आप करंट अफेयर्स को सही ढंग से पढ़ें, जैसा कि अभी गोस्वामी सर ने आपको बताया भी होगा कि करंट अफेयर्स से बहुत ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन पूछता है, और अगर जिसने करंट अफेयर्स को सही ढंग से पढ़ लिया उसके लिए इकोनॉमी सबसे आसान हो जाता है।
करंट अफेयर्स में मेरा क्या है, एक मेरा सजेशन होगा, अगर अभी भी आप एक दिन में अगर उसको सही ढंग से देख ले, जो मैं बताना जा रहा हूं उसको आप आसानी से एक दिन में कर सकते हैं। नंबर 1 जनसंख्या, और उसमें जो भी होता है नगरीकरण, ये सब के बारे में आप एक बार देख लीजिए। कम से कम एक प्रश्न से 2 प्रश्न निश्चित तौर पर वहां मिलेगा। नंबर 2 इकोनॉमी एक्टिविटीज, चाहे प्राइमरी सेक्टर का हो, चाहे सेकेंडरी का हो, चाहे टर्सरी का हो, तीनों एक्टिविटीज का कौन सा स्टेट अप है, कौन सा स्टेट डाउन है, किस स्टेट से कितना आउटपुट है, अगर इसको आप एक बार देख लीजिएगा तो आपको उससे पूरी तरह से वो सारा चीज कवर हो जाएगा। तीसरा चीज क्या है, नेशनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। चूंकि अगर उस ऑर्गेनाइजेशन को आप पढ़ते हैं, मान लिया जाए ADB, IBRD, IMF, इस तरह से जितने भी ऑर्गेनाइजेशन, अगर उसको आप फुल फॉर्म में देख लेते हैं, उसका अगर कुछ अचीवमेंट हुआ है तो उसको देख लेते हैं, या फिर कहीं द्विपक्षीय या बहुपक्षीय अगर वार्ता हुई है, कोई मीटिंग सबमिशन हुआ है, अगर उसको आप देख लेते हैं तो निश्चित तौर पर ये सभी फैक्ट जो हैं वो आपके लिए इकोनॉमी में फायदा करेगा और आपको काम दे देगा। दूसरा चीज क्या है कि आप देखिएगा, एक अच्छा चीज है याद करने के लिए, बैंकिंग सिस्टम, मनी एंड बैंकिंग सिस्टम, खास करके RBI का जो पॉलिसी होता है। आप सभी जानते हैं कि यहाँ पे रेपो रेट के बारे में, या फिर अलग अलग बैंक रेट हो गया, ये सारे चीज़ के बारे में आपको उसमें देखना है। तो जो हर क्वार्टर में जो उसका रिजल्ट आता है, अगर उसका फैक्ट को कुछ आपने देख लिया तो इकोनॉमी आपका आसान हो सकता है। इकोनॉमी पढ़ने के लिए आपको बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल वे में नहीं चलना है, जो करेंट बेस्ड है बस उस चीज़ को अगर आप करते हैं, इकोनॉमी आपका आसान हो सकता है, हो जाएगा। इसके अलावा बच गया है क्या, बिहार लोकल, बिहार स्पेशल। बिहार स्पेशल ऐसा चीज़ है, चूँकि आप हम सभी बिहार के हैं तो हमसे ये एक्सपेक्टेशन की जाती है कि बिहार का चाहे वो कल्चर हो, चाहे भौगोलिक स्थिति हो, चाहे सब इकोनॉमी हो, चाहे पॉलिटिकल सिचुएशन हो, ये सारी चीज़ से हम लोग अवेयर हों। फॉर एग्जांपल अगर बात करते हैं तो ये पूछा जा सकता है कि बिहार में कितने विधान मंडल हैं, बिहार में कितने लोकसभा सीट है, बिहार में कितने विधानसभा सीट है, बिहार में कितना सीट SC के लिए रिजर्व है, कितना सीट ST के लिए रिजर्व है, बिहार का पॉपुलेशन देश के पॉपुलेशन में क्या स्थान है। ये छोटे छोटे टिपिकल प्रश्न को अगर आप एक नज़र में देख लेते हैं, बिहार एट ए ग्लांस, अगर इस चीज़ को ऐसे समझ करके आप बना लेते हैं, एक पेज में पूरा नोट्स आपका बन सकता है बिहार का। और वो क्वेश्चन जो जहाँ पे हम लोग कहते हैं कि 25 से 30 क्वेश्चन पूछा जा रहा है, मेरा मानना है कि अगर 5 से 10 पेज का नोट्स को आप आसानी से जो अब तक बनाए होंगे, अगर उसको रिवीजन कर लेते हैं तो आसानी से बन सकता है। इसके अलावा जब आप हिस्ट्री पढ़ रहे होते हैं, हिस्ट्री में जब अगर कल्चर पढ़ रहे होंगे तो उस कल्चर में जैसे कोई टॉपिक आपने लिया, मान लीजिए मंदिर, धर्म, मेला, त्योहार, ये सब के बारे में चर्चा किया, तो जैसे आप इंडियन हिस्ट्री में, एंशिएंट हिस्ट्री में जैसे आपने वो पढ़ना शुरू किया, तुरंत आप बिहार से उसको कोरिलेट कर दीजिए, तो एक साथ वो मिलना शुरू हो जाएगा। इसी तरह से अगर बिहार का कुछ स्पेसिफाई अगर हम लोग देखना चाहे, चाहे वो फसल से लेकर के हो, चाहे वो मिनरल्स को लेकर के हो, ये सारे चीज़ को अगर आप जिस स्टेट से तुलना कर रहे हैं, अगर कोई स्टेट में उसका कोई इंपॉर्टेंस है, कोई यूनिक है, तो जैसे वहां पे आप देखिएगा तुरंत देखिएगा कि बिहार का क्या स्थान है। तो कोरिलेट करके, कंपैरेटिव स्टडी करके अगर करते हैं तो कम समय में अच्छा आउटपुट ले सकते हैं। बिहार के लिए एक और इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जो भी यहाँ पे पॉलिटिकल सिस्टम है, राजनीतिक व्यवस्था, जो भी प्रशासन है, जो भी सरकार का जो स्कीम्स है, वो स्कीम्स को डिपार्टमेंट वाइज देखिए। बिहार में टोटल 44 विभाग हैं। चूँकि मैं बिहार सरकार में हूँ, मैं भी ये BPSC ही क्वालिफाइड किया हूँ, तो मुझे ये पता है कि स्कीम से हर एक डिपार्टमेंट वाइज कितना आपको स्कीम में क्या क्या आउटपुट है, क्या क्या स्कीम कब लाभान्वित हुआ है, कितना उसमें लोग हैं जो बेनिफिशियरी वर्ग है और किस ग्रुप के लोग हैं। अगर इसको आप समझना शुरू कर जाते हैं तो आसानी से वो भी हो सकता है। और लास्ट में हम चर्चा करना चाहेंगे करंट अफेयर्स का। करंट अफेयर्स ऐसा चीज़ है जहाँ पे अगर कुछ चीज़ को आप बना लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल स्पोर्ट्स में एक साल का कैलेंडर देख लीजिए कि क्या क्या चीज़ पर वो ज़्यादा फोकस करता है, आप उसके बारे में देखना शुरू कीजिए। पुरस्कार, अवार्ड वगैरह जो होता है, आप देखिए कि चाहे वो साहित्य को लेकर के हो, चाहे खेल को लेकर के हो, चाहे किसी भी सेक्टर, इकोनॉमी के सेक्टर की बात करो, चाहे म्यूजिक की बात करें, चाहे अलग अलग सेक्टर में, अगर खेल में भी हम लोग बात करते हैं तो क्रिकेट अलग, फुटबॉल हो गया, बैडमिंटन हो गया, जो पॉपुलर खेल है जिस पर सबसे ज़्यादा निगाहें होती है, ग्रैंड स्लैम के बारे में चर्चा करते हैं। तो ये सब छोटा छोटा चीज़ एक पेज में अगर इसका नोट्स बना लेते हैं तो 2 दिन भी नहीं लगेगा करंट अफेयर्स के रिवीजन में। तो मेरा ये सलाह है कि इस 10 दिन में आप सिर्फ 1 लाइनर चीज को रिकॉल करें।
रिवीजन करें, पढ़े नहीं। अलग से नया चीज़ तो बिल्कुल हम पढ़ने की सलाह नहीं देंगे कि आप नया चीज़ कुछ पढ़ो। मेरा ये कहना, जितना आपने पढ़ा है वो आपके लिए सबसे अच्छा है। अगर आप उसको सही ढंग से रिवीजन करते हैं, रिकॉल करते हैं, तो कम समय में आप बेहतर आउटपुट दे सकते हैं। तो मैं अब अपनी वाणी को विराम देता हूं। मैं चाहूँगा आपके लिए जो भी यहाँ आएंगे वो आपको बताएंगे कि और हमें इसमें क्या करना चाहिए। जहाँ तक मेरा मानना है, सफलता के लिए अधिक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सफलता के लिए तकनीकी रूप से अपने आप को किस रूप में इंटरप्रेट करते हैं, इसकी ज़रूरत है। इस समय आपको मेंटल स्ट्रांग होने की ज़रूरत है। इस समय आपको हाईली एनर्जेटिक होने की ज़रूरत है। इस समय आपको पॉजिटिव एटीट्यूड रखने की ज़रूरत है। बाकी सफलता आपके कदमों को चूमेगी। मैं उम्मीद करता हूं कि जब एग्ज़ाम के बाद आप लोग से मिलूंगा तो आप लोग बताएंगे कि इसका हम लोग को क्या फ़ायदा होगा, क्या लाभ होगा। और थैंक यू। अब जैसा कि हम लोग, चूँकि आज का समय में ये क्लास का अभी वक्त नहीं है कि हम लोग क्लास करेंगे, तो हमारा जो प्लानिंग ये है कि आपको कैसे ये 10 दिन में हम लोग अपने आप को सारा सब्जेक्ट में रिकॉल करवा लें। शुरुआत करते हैं हम हिस्ट्री से। हिस्ट्री से हमारा ये रणनीति होगा कि अगर हम सबसे पहले एंशिएंट से शुरू करें तो एंशिएंट का जितने भी चैप्टर्स हैं, स्टोन एज से लेकर के साउथ इंडिया, ये सीक्वेंस में सारा चैप्टर्स का नाम आपको पता होगा, इसमें यहाँ ज़्यादा समय नहीं लूँगा। ये सारे चैप्टर्स का जो भी प्रश्न होगा, मैं या जो भी यहाँ पे आएंगे, प्रयास ऐसा रहेगा कि कम से कम 5 चैप्टर का प्रश्न, मान लिया जाए 1 2 3 4 5 चैप्टर का प्रश्न मैं आपसे पूछूं, और पांचों चैप्टर से जो भी प्रश्न आने का जो संभावित प्रश्न है, जैसे अगर पाषाण युग से हम ले तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि होमो सेपियंस मानव का साक्ष्य सबसे पहले कब मिला, या आग का आविष्कार कब हुआ, या पशुपालन का साक्ष्य कब मिला, या मानव गुफा का साक्ष्य सबसे पहले कब मिला, या चित्रकारी का प्रमाण कब मिलता है, या गेहूं का प्रथम साक्ष्य कहाँ और कब मिला, या धान का प्रथम साक्ष्य कहाँ और कब मिला, या किस स्थान से मानव हड्डियों का साक्ष्य मिला है, या किस स्थान से गन्ना का साक्ष्य मिला है। ये सभी प्रश्न जो स्टोन एज से है, जो प्रश्न पूछने का जो संभावना है उसका, जैसे भीमबेटका की खोज किसने किया, ठीक है, बुर्ज होम की खोज किसने किया, तो ये सब जो भी प्रश्न होते हैं उससे संबंधित कम से कम, ये मेरा मिनिमम टारगेट है कि 10 मैक्सिमम 20 प्रश्न एक चैप्टर से आपके सामने रखें और आप उसको सिर्फ सुनो। हम लोग प्रश्न भी रखेंगे, उसका जवाब भी देंगे। यानी कि अगर आप आधा घंटा देखते हो तो आधा घंटा में कम से कम 100 से 200 प्रश्न आपको हम लोग पूछ सके, 100 से 200 प्रश्न आपको दे सके, और उतना आपका कम से कम रिवीजन हो जाए। इसी तरह से अगर चर्चा करेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन का, मैं एक सिर्फ आपको ट्रिक्स बता रहा हूँ कि कैसे आपको ये जो लाइव जो क्लास आपका हो रहा है, ये कैसे आपको बेनिफिट करेगा, क्या आपको इसमें मिलने वाला है, इसका क्या इंपॉर्टेंस है। तो इसमें आपको हम दिखाएंगे जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन का, तो सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल कितना है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, सबसे पहला स्थल जिसकी खोज हुई है, सबसे पहले जिसने इसकी खोज किया है, कौन सा फसल कहाँ मिलता है, कौन सा साइट में किस चीज़ों का प्रमाण मिलता है, या जैसे चांदी के मुकुट का साक्ष्य कहाँ से मिलता है, कांस्य नर्तकी का साक्ष्य कहाँ से मिलता है, वक्राकार ईंट का साक्ष्य कहाँ से मिलता है, लिपस्टिक का साक्ष्य कहाँ से मिलता है, काजल के डिबिया का साक्ष्य कहाँ से मिलता है, चांदी के मुकुट का साक्ष्य कहाँ से मिलता है, सिंदूर का प्रमाण कहाँ से मिलता है, ब्लैक बोर्ड का प्रमाण कहाँ से मिलता है, अन्नागार का साक्ष्य कहाँ से मिलता है, बंदरगाह का साक्ष्य कहाँ से मिलता है। इससे संबंधित जितने भी प्रश्न होंगे हम लोग प्रश्न पूछेंगे, उसका जवाब भी देंगे।
इसी तरह से इसके पतन के संबंध में किसने कहा कि बाढ़ के द्वारा हुआ, किसने कहा कि प्रशासनिक शिथिलता के कारण हुआ, किसने कहा कि विवर्तनिक विक्षोभ के कारण हुआ, किसने कहा कि जलवायु परिवर्तन के कारण हुआ, किसने कहा कि आग लगने से हुआ, किसने कहा कि बाढ़ के द्वारा हुआ है, या किसने कहा कि विदेशियों के आक्रमण से हुआ। इससे संबंधित जो भी प्रश्न होगा वो भी आपके सामने रखा जाएगा। पतन के संबंध में कहा जाएगा कि किसने कहा कि इसका जो पतन नहीं हुआ बल्कि इसका एक नगरीय अवस्था का ह्रास हुआ था। ये सब कुछ स्टेटमेंट है जो प्रश्न में पूछा जाता है। ओरिजिन के संबंध में भी किसने कहा कि इसका जो उदय है वह दक्षिण भारत में हुआ है, किसने कहा कि इसका उदय विदेशों से हुआ है। तो मतलब जो भी प्रश्न इनसे बनता है वो सारे प्रश्न आपको पूछा जाएगा। इसके अलावे कौन सा इसका मेजर जो यूनिट्स है, जो मेन महत्वपूर्ण चीज है, जैसे अगर बाट के यूनिट ये जो पैमाना है उसका कितना मिलता है, इसका किस किस स्थान में ये ट्रेड एंड कॉमर्स का साक्ष्य मिलता है, दिलमन क्या है, मागन क्या है, मेलुहा क्या है, इसका मेजरमेंट यूनिट कितना बाय कितना चलता है, सबसे बड़ा जो ईंट का साक्ष्य कहाँ से मिलता है। तो इससे संबंधित जो भी प्रश्न होगा हम चाहेंगे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन से जितने भी प्रश्न होंगे कम से कम 20 से 30, 40, 50 प्रश्न आपको एक बार में रिकॉल करा दिया जाए। अगर हम वैदिक काल की बात करते हैं तो वैदिक से संबंधित बहुत सारे प्रश्न बनेंगे। 4 वेद हैं, 4 वेद में सबसे पुराना कौन सा है, कौन सा वेद है जो आर्य संस्कृति के बारे में उल्लेख मिलता है, किस वेद में अनार्य संस्कृति का उल्लेख मिलता है, कौन सा वेद है जिसका उपनिषद मुंडक उपनिषद है, कौन सा वेद है जिसका उपनिषद छांदोग्य उपनिषद है, उपनिषद की संख्या कितनी है, वेदांत क्या है, वेदांग क्या है, कौन कौन सा वेदांग है, वेदांग को कैसे मानव शरीर के किस अंग से तुलना किया गया है, कौन सा उपनिषद है जिसमें किसी पर्टिकुलर चीज का, जैसे कहते हैं ये सत्यमेव जयते का उल्लेख मिलता है, यम नचिकेता की कहानी का उल्लेख मिलता है। तो किस टेक्स्ट में क्या उल्लेख मिलता है, चतुर्वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है, तो ये जो त्रिवर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है, उपनिषद क्या है, वेदांत क्या है, पुराण क्या है, धर्म सूत्र यानी सूत्र साहित्य क्या है, संहिता क्या है, इसके बारे में हम लोग प्रश्न पूछेंगे और आपका साथ ही साथ उत्तर भी देंगे ताकि आप घर बैठे इसका रिकॉल आराम से आप कर सकते हैं। इसके अलावे अगर हम बौद्ध और जैन धर्म के बारे में चर्चा करते हैं तो बौद्ध धर्म से संबंधित बहुत सारे प्रश्न बनेंगे। 4 आर्य सत्य क्या है, 10 शील क्या है, बौद्ध धर्म में निर्वाण क्या होता है, महापरिनिर्वाण क्या होता है, धर्म चक्र परिवर्तन क्या होता है, महाभिनिष्क्रमण क्या होता है, इससे संबंधित, या महात्मा बुद्ध के जीवन परिचय से संबंधित, कितने वर्ष में वो गृह त्याग किए थे, कितने वर्ष में उसे ज्ञान की प्राप्ति हुआ, किसने उसको इस ज्ञान को प्रदान करने में बाधक बना था, कौन ऐसा शासक है जो बौद्ध धर्म को नहीं अपनाया। बौद्ध धर्म का 2 भाग में अगर डिवाइड हुआ है, हीनयान या महायान, तो हीनयान का आदर्श क्या हुआ, महायान का आदर्श क्या हुआ, हीनयान में कौन सा चीज को फॉलो किया जाता था, महायान में क्या फॉलो किया जाता था। तो ये सारी चीजें जो भी बौद्ध धर्म से संबंधित होगा उसके बारे में हम लोग प्रश्न करेंगे। इसी तरह से अगर हम लोग जैन धर्म के बारे में चर्चा करते हैं तो जैन धर्म के फाउंडर कौन से हैं। पहले जो जैन धर्म में कह सकते हैं कि सीक्वेंस में जैन धर्म के इतिहास के बारे में जानकारी मिलता है, वो कहाँ से मिलता है। जो जैन धर्म में जो 4 आर्य सत्य है, या जो जैन धर्म में कहा जाता है 18 पाप हैं, ये सब चीज़ का उल्लेख मिलता है। पार्श्वनाथ के बारे में जानकारी है, उससे पूछा जाएगा। महावीर के बारे में पूछा जाएगा, उसके समय में निर्वाण का क्या कॉन्सेप्ट था। महावीर यानी जैन धर्म को फॉलो करने वाले कितने लोग थे, जैन धर्म को क्यों अधिकतर लोग सफल नहीं हो पाए, क्यों अधिकतर लोग उसमें शामिल नहीं हो पाए थे, क्या वजह था। जैन धर्म में जो निर्वाण का कंसेप्ट है और बौद्ध धर्म में जो निर्वाण का कंसेप्ट है, क्या दोनों एक है। तो इससे संबंधित जितने भी प्रश्न होंगे वे सारे प्रश्न के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। इसी तरह से अगर मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में चर्चा करते हैं, मौर्य काल के बारे में करेंगे, तो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पहले पूछेंगे। उसके द्वारा जो 4 प्रांत का कंसेप्ट किया गया है, 5वां प्रांत अशोक ने जोड़ा, अशोक ने धम्म नीति को लागू किया, अशोक ने कलिंग युद्ध का किया। फिर अशोक का जो बृहद स्तंभाभिलेख है उसका मतलब क्या हुआ, स्तंभ लेख में किसका मेंशन मिलता है, लघु शिलालेख में किसका मेंशन मिलता है, स्तंभ लेख में किसका मेंशन मिलता है, गुफा लेख में किसका मेंशन मिलता है। ये सारी चीज का जानकारी हम लोग 1 लाइनर आपका पूछेंगे ताकि वहां से आपका प्रश्न बनेगा।
और उसका आप जवाब देंगे। तो मेरा ये मानना है, हम लोग ये करेंगे इसको कि एक दिन में एक सब्जेक्ट, मैं अभी एक हिस्ट्री के बारे में चर्चा किया, अगर हिस्ट्री को मैं अगर चर्चा करना शुरू करूं तो एक साथ में कम से कम 100 प्रश्न आपको पूछा जा सकता है एक दिन में। इसी तरह से ज्योग्राफी का, इसी तरह से पॉलिटी का, इसी तरह से सभी सब्जेक्ट का। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे कि सबसे पहले सब्जेक्ट और टॉपिक लिख देंगे कि दिनांक, जैसे मान लिया जाए कल 2 तारीख है, तो 2 तारीख को किस सब्जेक्ट में कितने टॉपिक का प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। क्योंकि जब आप लाइव क्लास में जुड़ो तो उसके पहले आप कम से कम उस सब्जेक्ट का कुछ प्रश्न को आप रिवीजन कर लो, ताकि जब हम लोग के द्वारा क्वेश्चन पूछा जाए तो आप उस प्रश्न का जवाब आसानी से दे सको। साथ ही साथ पढ़े रहने का एक फायदा क्या होगा कि कुछ भी प्रश्न पूछा जाएगा तो जल्दी आपको रिकॉल हो जाएगा। सबसे बड़ा दिक्कत क्या है, क्योंकि इसका नाम भी रखा गया है रिकॉल, तो अगर रिकॉल जब होना शुरू हो जाएगा तब क्लास में आपको मजा भी आएगा। मैप से प्रश्न, हमने कहा कि अगर घास के मैदान की चर्चा करें, झील के बारे में चर्चा करें, पठार के बारे में, मैदान के बारे में, तो जितने भी चीज़ है सभी चीज़ को हम लोग लिख देंगे, उससे संबंधित प्रश्न पूछेंगे, उसका संबंधित प्रश्न का जवाब भी देंगे। मैं ऐसा नहीं कि आपसे प्रश्न पूछने के बाद मैं आपके उत्तर का वेट करूंगा, नहीं, समय कम है। और मैंने जैसे कहा कि ये बिल्कुल एक कैप्सूल टाइप का ये क्लासेस होगा, जिसमें आपको कम समय में अधिक मटेरियल दिया जा सके, कम समय में अधिक आपको दिया जा सके। तो एक लाइव क्लास में हम लोग का टारगेट होगा कि कम से कम 500 प्रश्न आपके पास जाए ईच एंड एवरी सब्जेक्ट से। हिस्ट्री से 100 क्वेश्चन, ज्योग्राफी से 100 क्वेश्चन, पॉलिटी थोड़ा छोटा है तो कम से कम पॉलिटी से 50 क्वेश्चन, इकोनॉमी से 50 क्वेश्चन, करंट अफेयर से 50 क्वेश्चन, बिहार स्पेशल से 50 क्वेश्चन, 500 प्रश्न आपके पास हो जाएंगे। और सोचिए, अगर एक दिन में आपको ये मेरा मिनिमम टारगेट है, हो सकता है कि रिस्पॉन्स अच्छा मिलना शुरू हो जाए तो हम लोग मिनिमम को मैक्सिमम भी कन्वर्ट कर सकते हैं। 500 के जगह पे हम लोग 1000 क्वेश्चन भी कर सकते हैं। तो अगर 500 के बजाय अगर हम 1000 क्वेश्चन करना शुरू करें तो ये 10 दिन में आपके पास 10,000 प्रश्न बनेगा। और ध्यान रखिएगा, ये 10,000 प्रश्न वैसा प्रश्न है जो जनरली बार बार पूछा जा चुका है, जिसके पूछने की संभावना अधिक है, या तो जिस प्रश्न का कोई कोरिलेट आंसर भी मिल सकता है। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन का सिर्फ अंबार लगा दिया जाएगा, वही क्वेश्चन पूछा जाएगा जो कभी प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है। चूंकि हमने एग्जाम दिया है, हमने इसको सफलता अर्जित किया है, तो हम तो इतना आसानी से कह सकते हैं कि बीपीएससी में किस टाइप का प्रश्न पूछा जाता है और किस प्रश्न का जवाब कैसे दिया जा सकता है। तो अंत में मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि इस समय आप लोग को पैनिक होने की जरूरत नहीं है। कम समय में अधिक चीजों को कैसे ग्रहण किया जाए, कैसे ग्राफ्ट किया जाए, इसके बारे में हम लोग ये देने के लिए आए हैं। उम्मीद करूंगा कि आप लोग इसका लाभ लेंगे और लाभ के साथ आप लोग कमेंट जरूर करेंगे। कोई सजेशन होगा तो जरूर सजेशन देंगे कि किस प्रकार का रिक्वायरमेंट आपके तरफ से और चाहिए। ये हमारी समझ में है कि हमको ऐसा देना चाहिए ताकि आपको कम समय में रिकॉल किया जा सके। बहुत बहुत धन्यवाद। हम अब गोस्वामी सर से अनुरोध करते हैं कि वो आएँ और वो आपको इसका फाइंड अप करें कि कैसे अब हम लोग इसको आगे और बढ़ा सकते हैं। निश्चित तौर पर ये एक जो पहल है, हम लोग जो चाह रहे हैं कि अधिक से अधिक लोग लाभान्वित हो, और ये लाभान्वित तभी हो पाएगा जब आपके स्तर से इस रिकॉल सेशन को आप सही ढंग से सुनने का, समझने का और इसको आपके सजेशन का हम लोग इंतजार करेंगे। जब काम करेंगे ऐसा तो निश्चित तौर पर हम लोग इसको और बेहतरीन रूप से कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।